वो किसके बराबर है, एफ के बराबर। इतनी बातें तो हम जानते हैं, पहले से कोई बात ही नहीं सर इस काम में तो कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, सरफेस रिएक्शन ऊपर की तरफ है, आपने फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो आपको क्या पता है कि सर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन जो है ना वो पिक्चर में आ रहा होगा। इस तरीके से काम, बढ़िया काम है। सुने ध्यान से कि कंसेप्ट जो है वो आपने करना क्या कुछ है कि लास्ट टाइम जो है वो हम काम कर चुके हैं, हम डेरिवेशंस जो है वो लगा चुके हैं। एक आधा सवाल भी हमने कर लिया था कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट को कहाँ जाना है, नीचे की तरफ, ठीक है, या फिर कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नीचे या ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो क्या एक्सेलरेशंस होती हैं, क्या फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, और क्या ही जो है वर्क डन होता है। ये चीजें जो है ना वो हमने पढ़ ली थी। एक बार मैं फॉर्मूला बता के फिर इनके बेसिस पे और सवाल जो है वो आपको करवा रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि सर ये इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, ठीक है। इस पे आपने एक ऑब्जेक्ट को रख रखा है इस तरीके से, एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का मास जो है सर वो किसके बराबर है, एम के बराबर। ये इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है, थीटा। ऑब्जेक्ट का मास जो है सर वो किसके बराबर है, एम के बराबर है। इस ऑब्जेक्ट को एक बार आपने कहाँ लाना है, नीचे की तरफ लाना है। ये काम कंपैरेटिवली क्या था, आसान था, ठीक है। या मैं ऐसे करता हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपने नीचे की तरफ लाना है, एक बार कहाँ लेके जाना था, ऊपर की तरफ। तो इसमें एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है। तो ये जो मोशन है सर ये हमने बताया कौन सा, डाउनवर्ड मोशन है। और जब ये डाउनवर्ड मोशन होता है तो सर एक्सेलरेशन जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा। सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने बताया था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, जी साइन थीटा माइनस का म्यू कोस ऑफ थीटा, ठीक है। दो क्वेश्चन भी हम इसके बेसिस पे लगा चुके हैं। अगले सवाल जो है वो आज हम लगा रहे होंगे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था सर, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, जी साइन थीटा माइनस का म्यू कोस थीटा। ऐसे ही जब हमने फोर्स निकाला था तो दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया था, एम जी इंटू में साइन थीटा माइनस में कितना है, म्यू कोस थीटा। ये काम जो है सर वो किसके लिए कर लिया, फोर्स के लिए कर लिया। ऐसे ही अगर मुझे वर्क डन बताना है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वैल्यू फोर्स की है, एम जी इंटू में साइन थीटा माइनस का क्या, म्यू कोस ऑफ थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस का म्यू कोस थीटा। इस तरीके से काम है। फोर्स तो ये था, मल्टीप्लाई किससे कर दिया, डिस्प्लेसमेंट से। तो ये तीन फॉर्मूले जो है वो हमने डिस्कस करे थे, और ये तीन फॉर्मूले जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे थे कि एक फॉर्मूला किसके लिए था, एक्सेलरेशन के लिए था, जी साइन थीटा माइनस का म्यू कोस थीटा। ऐसे ही आपने फोर्स की वैल्यू जो है वो निकाल ली थी, ऐसे ही आपने वर्क डन जो है उसकी वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। ये तो काम किसके लिए था, डाउनवर्ड मोशन के लिए। ऐसे ही अगर आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाना है, अपवर्ड लेकर जाना है, ऊपर की तरफ लेकर जाना है, अपवर्ड मोशन का काम जो है वो आपने करना है। तो अपवर्ड मोशन की चीजें जो है सर वो हमने कुछ कैसे करनी है। अपवर्ड मोशन में जब हम चल रहे थे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, और अपवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था जी साइन थीटा प्लस कितना था, म्यू कोस थीटा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया था, ठीक है। ये चीज जो है वो आपके पास बन गई थी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जी, प्लस लग जाता है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड के लिए, प्लस लगा दिया तो यही जो काम है वो किसके लिए लग जाएगा, एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर जाते हुए जो काम है वो ये कर लिया आपने, ठीक है। फोर्स की बात करूंगा तो मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो एम जी इंटू में कितना, साइन थीटा, और प्लस में कितना हो जाएगा, म्यू कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमने बना ली, ठीक है। कि जब मुझे फोर्स बताना है तो फोर्स बताना है तो मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीजें हमारे पास बन गई थी। फिर वर्क डन बताना था, तो अगर वर्क डन मुझे बताना है तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट करनी है। फोर्स की जगह फोर्स वाली वैल्यू रखी तो ये क्या हो गया, एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। तो ये वैल्यू जो है सर ये तो किसकी है, फोर्स की। डिस्प्लेसमेंट से और मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया, एस कर दिया। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि सर ये जो है डाउनवर्ड मोशन के लिए और वो अपवर्ड मोशन के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। इनके बेसिस पे सवाल आपने लिखने हैं। क्या क्या सवाल लिखने हैं, लिखना शुरू करो। पहला सवाल लिखेंगे, ठीक है। दो पहले ऑलरेडी कर चुके हो तो एक तरीके से तीसरा सवाल है ये, ठीक है। लिखना शुरू करेंगे, कोई दिक्कत आ रही है तो उसे पूछेंगे बेटा। करें शुरू। अ ब्लॉक ऑफ मेटल, a block of metal, a block of metal of mass 50 gram, a block of metal, a block of metal of mass 50 ग्राम। एक ब्लॉक है मेटल का जिसका मास दे रखा है आपको 50 ग्राम। ब्लॉक ऑफ मेटल ऑफ मास 50 ग्राम when placed over, when
50 ग्राम का एक मास है। व्हेन प्लेस्ड ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन, व्हेन प्लेस्ड ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन, placed over an inclined plane at an angle of 15 degree, at an angle of 15 degree, at an angle of 15 degree, slides down without acceleration, slides down without acceleration, slides down without acceleration. If the inclination is, slides down without acceleration, slides down without acceleration. If the inclination is, if the inclination is increased by 15 degree, if inclination is increased by 15 degree, if inclination is increased by, inclination is increased by 15 degree, inclination is increased by 15 degree, what would be the acceleration, what would be acceleration of the block, what would be acceleration of the block? ये क्वेश्चन जो है ना वो आपने करना है। What would be acceleration of the block? ठीक है, ये काम आपने करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको दिखा रखा है। एक बार 2 मिनट का टाइम लें इस क्वेश्चन पे, सोचे समझें और बताएं कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ये चीजें जो है ना वो हमने करनी है। ध्यान से समझें कि आपको एक क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस इंक्लाइंड प्लेन पे आपने जो है वो एक मास को रख रखा है। ध्यान से समझें, आप पहले एक बार गौर करें कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसपे आपने एक मास को रख रखा है और वो मास कितने का है, 50 ग्राम का। सबसे पहले तो जो दिक्कत आ रही है कि सर ये ग्राम में मास है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो अगला काम है वो क्या कह रखा है कि जब इंक्लिनेशन कितना है, 15 डिग्री का, उस टाइम पे ब्लॉक खुद ब खुद कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। और ब्लॉक अगर खुद ब खुद नीचे आ जाता है तो सर ये वैल्यू जो है वो किसकी दे रखी है, अल्फा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, अल्फा। क्योंकि ब्लॉक अगर खुद से नीचे आता है तो सर ये वैल्यू जो है एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। क्या कहलाता है, ये एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं सर इसको। ठीक है, ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया कि ब्लॉक खुद से नीचे की तरफ आ रहा है, और ब्लॉक अगर खुद से ही नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है। फिर आपने क्या कहा कि भाई ये तो एंगल ऑफ रिपोज मुझे गिवन है। अब 15 डिग्री का इंक्लिनेशन था तो ब्लॉक खुद से कहाँ आ रहा था, नीचे की तरफ। आपने 15 डिग्री और बढ़ा दिया तो ब्लॉक एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा। वो एक्सेलरेशन बताओ कि वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी। सारी बातें बाद की हैं। पहली जो बात है कि सर हमें क्या पता है कि ब्लॉक कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ। और ब्लॉक अगर नीचे की तरफ आ रहा है, कौन सा मोशन है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मोशन में मुझे क्या बतानी है, एक्सेलरेशन बतानी है। डाउनवर्ड मोशन है और डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन बतानी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि a = g sin थीटा माइनस का म्यू कोस थीटा। इस तरीके से काम जो है ना वो मैं शुरू करूंगा कि सर मुझे डाउनवर्ड की एक्सेलरेशन बतानी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, g × sin थीटा और माइनस का क्या, म्यू कोस ऑफ थीटा। ये चीज जो है सर वो हमने कर ली। अब अगली अगर मैं बात करता हूं तो सर मुझे क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि एंगल ऑफ रिपोज दे रखा है। कैसे पता चला कि ब्लॉक खुद पर खुद कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, बिना किए किसी एक्सेलरेशन के। तो जी तो मुझे पता होता है, कमी किस बात की रहेगी, एक थीटा रह गया और एक क्या रह गया, म्यू। अगर थीटा और म्यू अगर मुझे पता चल जाए तो मैं क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। ठीक है, अब सर एंगल ये कितना दे रखा है, 15 डिग्री। फिर क्या कह रखा है इसमें, 15 डिग्री को और बढ़ा रखा है। अब अगर मैं बात करता हूं तो मुझे म्यू चाहिए पहले, और म्यू के लिए हमें पता है फॉर्मूला कि म्यू का फॉर्मूला होता है सर टेंजेंट ऑफ अल्फा, अगर आपको याद है तो। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज की टर्म में हमने म्यू को निकाला था, तो म्यू का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, tan अल्फा बताया था। और अल्फा की वैल्यू जो है सर, अल्फा की वैल्यू जो है सर क्वेश्चन ने दे रखी है 15 डिग्री, और tan 15 की वैल्यू हमें पता नहीं होती है। ठीक है, या तो याद कर लेंगे कि tan 15 जो है उसकी वैल्यू होती है 0.26। सिंपल सी बात तो ये है। ठीक है, अब अगर निकालना ही चाहते हो तो उसको निकालने का तरीका बताऊंगा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद। अभी के लिए तो क्या याद करो कि tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू 15 है, tan 15 की वैल्यू कितनी होती है, 0.26 होती है। ठीक है, अगली जो बात है सर वो हमने क्या करनी है, थीटा बताना है। एंगल पहले कितना था, 15 डिग्री, उसमें और कितना बढ़ा देना है, 15 डिग्री। क्वेश्चन ने कहा है कि पहले एंगल जो था वो किसके बराबर था, 15, उसमें कितने को और बढ़ा दो,
15 को बढ़ा दो, तो थीटा की वैल्यू जो है सर वो क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या रह गया, क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन बता दो। सर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जाने के लिए हमें फॉर्मूला पता है जी साइन थीटा माइनस का म्यू कोस थीटा, ये बात मुझे पता है। तो अब जी तो बताइए सर, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी थी 15 डिग्री पहले था, 15 और बढ़ा दो तब एक्सेलरेशन देनी है। तो 15 में 15 को ऐड करा तो कितना हो गया, 30 हो गया। म्यू की वैल्यू बताऊंगा तो म्यू की वैल्यू क्या है, tan अल्फा। अल्फा जो है सर वो कितना है 15, tan 15 की वैल्यू किसके बराबर है, 0.26 के बराबर है। इस तरीके से काम हमने कर लिया। अब वैल्यूज अगर मैं रखता हूं तो कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू किसके बराबर है 10 साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू जो है सर वो कितनी है 30, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.26 है, और कोस ऑफ एंगल दोबारा से कितना है 30 हमारे पास है। चलिए जी इसको सोल्व कर लेते हैं। 10 की जगह 10 लिखा, साइन 30 कितना होता है 1/2 माइनस का 0.26, कोस 30 कितना होता है √3/2। इस तरीके से काम कर लिया। ये 10 की जगह आपने 10 रखा, हाफ की जगह हाफ रखा, माइनस का 0.26, √3 की जगह 1.73 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। इतना काम आपने कर लिया। कोई दिक्कत है इस काम को, इस वैल्यू को सोल्व कर लेंगे, आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है सर वो किस में आती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आ जाता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, शुरुआत करने के लिए बिल्कुल बेसिक सा सवाल बताया है। क्वेश्चन ने करना क्या है, सबसे पहले जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो, ये मास क्यों दे रखा है, बेफालतू में दे रखा है। ठीक है, इस तरीके के डाटा को कहा जाता है सुपरफ्लूअस डाटा, जिसका आपके क्वेश्चन पे कोई योगदान नहीं है। ठीक है, अगर वो फोर्स पूछता तो इस मास का योगदान था। ठीक है, आपसे वर्कडन पूछता तो आप इसका इस्तेमाल करते, अभी तो आपको यहां पे कोई जरूरत इसकी नहीं है। अब जो काम है सर वो क्या करना है, ब्लॉक जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, आप उस ब्लॉक को कहां ला रहे हैं, नीचे की तरफ ला रहे हैं। नीचे की तरफ लाते हुए एक्सेलरेशन बता दो, जी साइन थीटा माइनस का म्यू कोस थीटा। जी में तो कोई रोल है ही नहीं तुम्हारा, बच क्या गया साइन थीटा और क्या बच गया म्यू बच गया, मतलब थीटा और म्यू हमारे पास बचे हैं। म्यू के लिए क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि एक एंगल है जिस एंगल पे ब्लॉक खुद पर खुद कहां आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो उस एंगल को क्या कहा जाता है, अल्फा। वहां से वैल्यू किसकी निकाल ली, म्यू की वैल्यू आपने निकाल ली कि म्यू बराबर है tan अल्फा के। 15 डिग्री का एंगल पहले से ही था, 15 और बढ़ा दिया तो 15 + 15 कितना हो गया 30। वैल्यूज को पुट करा, सोल्व करा, आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए इस काम को, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा सवाल है ये भी, इस पे गौर करेंगे। बोलूं, when an automobile moving with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, when an automobile moving with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर reaches when an automobile moving with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर reaches an upward inclined road, reaches an upward inclined road of angle 30 degree, inclined road of angle 30 degree. Its engine is switched off. If coefficient of friction involved is 0.1, coefficient of friction involved is 0.1, coefficient of friction involved is 0.1. How much distance will the automobile move? How much distance will the automobile move before coming to rest? Before coming to rest. ये काम जो है ना सर वो आपने करके देना है कि आपको चीजें जो है सर वो दिखा रखी हैं। एक ऑटोमोबाइल है, क्वेश्चन पढ़ नहीं पहले एक बार,
कि आपको क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि एक ऑटोमोबाइल है और वो मूव कर रहा है कितने की स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले तो सर ये किलोमीटर पर आवर ठीक नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड करा तो सर ये 5/18 करा, 18 से इसको सोल्व करा कितने पे, 2 से 5 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया 10। तो ये आंसर जो है सर वो कितना बन गया, 10 मीटर पर सेकंड बन गया। समझ आ गई इतनी बात तो, कि सर एक ऑटोमोबाइल है, मतलब कि आप चीज को ना कैसे समझ रहे हो। क्वेश्चन जो है ना 11th की फिजिक्स आसान क्यों है, इस वजह से आसान है। पूरा क्वेश्चन जो है वो आप क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। फ्लाईओवर पे ऊपर की तरफ जा रहे हो, कितने की स्पीड से जा रहे हो, 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। आपने गाड़ी का इंजन क्या कर दिया, बंद कर दिया। थोड़ी देर के लिए तो कहीं जाओगे, ऊपर। ठीक है, फिर जाके किस पे आ जाओगे, रेस्ट पे। आपसे सवाल ने पूछा गया कितना डिस्टेंस कवर करोगे बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, ये चीजें जो है ना वो चल रही होंगी, बिल्कुल आसान सा काम है। आप अपनी बाइक, स्कूटी, जो भी चीज है उससे आप क्या कर रहे हो, 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कहां जा रहे हो, फ्लाईओवर के ऊपर की तरफ जा रहे हो। फ्लाईओवर पे जब तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपको ऊपर जाने का फॉर्मूला पता है। अपवर्ड मोशन जो है उसका फॉर्मूला आपको पता है कि अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, जी साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। ठीक है, अब आपको क्या पता है, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है ना वो हमारे पास है। सही है, तो अपवर्ड मोशन कहां से पता चल रहा है कि अपवर्ड मोशन कहा है, क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने खुद से अपवर्ड नाम जो है ना वो ले रखा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है समझे ध्यान से, उतारे नहीं, गौर करें चीजों पे। तो नाम जो है सर वो हमें बोला हुआ है अपवर्ड मोशन। एक से एक सवाल जो है बेटा वो लगा रहे होंगे, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या है। अपवर्ड मोशन के लिए नाम है तो सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा और प्लस में कितना है, म्यू कोस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला जो है सर वो हमें पता है। सर डाउनवर्ड मोशन वाला केस क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारी ऑटोमोबाइल व्हीकल है वो कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, जी की वैल्यू जो है सर मैं अगर 10 ले लेता हूं, साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। म्यू की वैल्यू जो है सर वो कितनी है, 0.1। और कोस ऑफ एंगल जो है सर वो हमारे पास कितना है, कोस ऑफ एंगल दोबारा से कितना है, 30 डिग्री। इस तरीके से काम जो है वो मुझे दे रखा है क्वेश्चन ने। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो 10 की जगह 10 रखा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, प्लस 0.1 और कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। इस तरीके से काम हमने कर लिया सर। साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, साइन थीटा की जगह 30, म्यू की जगह 0.1, थीटा की जगह दोबारा से 30। ये काम आपने करा है। इस वैल्यू को लिखता हूं तो 10, ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। ये 1.73 है तो 0.173 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2। इस वैल्यू को अगर मैं सोल्व करता हूं तो 10 इंटू में 0.5 और इस वैल्यू को करेंगे तो 0.08, ठीक है, 6। तो वैल्यू जो है सर वो हमारे पास क्या आ गई, 10 इंटू में 0.586। इस वैल्यू को और थोड़ा सा सोल्व कर लिया तो आंसर आ गया 5.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आइए ये बात आपको। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपका जो व्हीकल है वो कहां जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ने आपको कहा है कि आपका जो व्हीकल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सर व्हीकल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर जाते हुए आपकी एक्सेलरेशन जो है उसका फॉर्मूला आपको पता है कि ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, जी साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। ये फॉर्मूला पता था, वहां से क्या निकाल लिया आपने, एक्सेलरेशन। अब क्या करना है सर, अब ध्यान से समझे, आपको बतानी है डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या दे रखा है कि इंजन जो है या हमारा ऑटोमोबाइल व्हीकल इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था। जिस वेलोसिटी से मूव करता है वो क्या कहलाती है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनली उसको किस पे आना है, रेस्ट पे आना है। ये बात आपको पता है। फाइनली अगर रेस्ट पे आ रहा है तो आपको क्या पता है बेटा कि ये एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है। कोई भी चीज जो है वो रुक रही है तो इसका मतलब ब्रेक लग रहे हैं एक तरीके से। ऊपर की तरफ जाओगे तो आपकी स्पीड लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सर जो एक्सेलरेशन है वो किसका काम कर रही है, रिटार्डेशन का। और रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी है, 5.86 है, 5.80 मान लो। काम जो है सर वो हमने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो क्या फॉर्मूला पता है, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2as। फाइनल वाली वेलोसिटी कितनी है, 0। u की वैल्यू कितनी पता थी, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a की जगह कितना है, 5.8 है और इंटू में कितना कर दिया, s कर दिया। ये तो 0 खत्म ही हो गया। यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया। माइनस ऑफ कितना हो गया, अच्छा ये माइनस में एक्सेलरेशन क्यों ली है युवराज, पता है क्यों, क्यों लिए दिव्यम,
रिटार्ड कर रही है, कैसे पता चला? रेस्ट पे आ गया, फाइनली स्पीड जो है वो कम हो गई है। आप नॉर्मली मान के चलो कि आप स्कूटी से जा रहे हो, आपने इंजन को बंद कर दिया तो ऑटोमेटिक स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई एक्सेलरेशन तो कब है? जब आप रेस दे रहे हो, उसमें आपने रेस छोड़ दी तो अब क्या करेगा? फ्रिक्शन की वजह से आपकी स्पीड जो है वो क्या करती जाएगी? कम होती जाएगी। कम होती जाएगी तो सर रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन के लिए वर्ड जो है वो कैसा लगता है? माइनस लगता है। स्पीड कम होना, स्पीड कम होने का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन की वैल्यू जो है सर वो क्या है? नेगेटिव मिली जाती है। कैसे पता चला स्पीड कम हो रही है? फाइनली रेस्ट पे आ गया है, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब रिटार्डेशन थोड़ी है। उसने कहा कि फाइनली वो जो है वो किस पे आ गया है? रेस्ट पे आ गया है। तो पहले स्पीड कितने की थी? 10, फाइनली कितनी होगी? 0। स्पीड कम हो रही है, कम होने का मतलब एक्सेलरेशन किस में ली जाती है? माइनस में। तो ये -2 इंटू में कितना है? 5.8 और मल्टीप्लाई बाई कितना है? s है। सर माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये 50 पे कट जाएगा, 50 को डिवाइड कर दिया कितने से? 5.8 से, 9 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर जो है वो आपके पास बन जाएगा। ये आंसर किसका आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे आप आराम से। आंसर किस में आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट है तो किस में आएगा? मीटर में। अब चीजों को ना आपने समझना है। देखो मैं सवाल करवा चुका हूं, अब आपकी ना अप्रोच जो है वो क्या होनी चाहिए, वो बात इंपॉर्टेंट है कि सर हमें जो डाटा गिवन है ना उसके अनुसार हमने देखना है कि हम कर क्या सकते हैं। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? थीटा। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? म्यू। अब थीटा और म्यू जो है वो मुझे पता है, और केस क्या कह रखा है कि मुझे ऊपर जाना है। ऊपर जाना है तो थीटा और म्यू पता चलते ही मैं क्या बता दूंगा? एक्सेलरेशन। फिर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, रिटार्डेशन पता है, मैं क्या बता दूंगा? एस। जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मेरा आंसर आ जाएगा। उतार लो जल्दी, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लो, करो जल्दी, शाबाश। ये सवाल इंपॉर्टेंट हैं, इन पे ध्यान देना पड़ेगा। लिखे बेटा, शाबाश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर उसको लिखेंगे, एन इंजन ऑफ मास, an engine of mass 6.5, an engine of mass 6.5 metric ton, metric ton 6.5 metric ton, बता दूंगा सर। an engine of mass 6.5 metric ton is going up on incline of 5 in 13, going up on incline of 5 in 13, incline of 5 in 13 at a rate of 9 kilometer per hour, at a rate of 9 kilometer per hour. Calculate power if mu is equals to, calculate power if mu is equals to 1/12 and z is equals to 9.8, g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डाटा जो है ना सर वो आपको क्या रखा है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक बार सवाल को करने की कोशिश करें। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है सर, बोर्ड पे ध्यान देंगे अब एक बार। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सर हमारे पास मास है, और मास कितना दे रखा है? 6.5 मीट्रिक टन। ये करके वैल्यू जो है ना वो मुझे दिखा रखी है। अब 6.5 मीट्रिक टन है तो सर मीट्रिक टन में तो मैं काम करूंगा नहीं, और मीट्रिक टन से किलोग्राम में जाने के लिए मुझे 1000 से गुना जो है वो कर देनी है। 1000 से मल्टीप्लाई करी तो ये आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? 6500। और ये जो मास है सर ये आंसर किस में आ जाएगा? किलोग्राम में। कि टन में मैं काम नहीं करता हूं, मैं काम करता हूं किलोग्राम में। तो टन से किलोग्राम में कैसे जाते हैं? 1000 से गुणा करके हम चले जाते हैं, ठीक है। अगली बात जो है वो मैंने पहले भी आपको समझाई है। इस 5 in 13 का क्या मतलब है? 5 in 13 वैसे तो सर ये साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है। लॉजिकली अगर हम इसको जानना चाहें तो काम जो है वो क्या है कि अगर परपेंडिकुलर में 5 गए हो तो हाइपोटेन्यूज पे कितना जाना पड़ेगा? 13 जाना पड़ेगा। ये बात जो है वो हमने डिस्कस कर ली थी। बोर्ड पे ध्यान दें बेटा, समझे ध्यान से कि काम जो है सर वो हमें क्या कह रखा है, इंक्लिनेशन के बारे में डाटा गिवन है। और इंक्लिनेशन के बारे में क्या डाटा गिवन है? 5 in 13 कि अगर आप परपेंडिकुलर पे कितना गए हो? 5, तो हाइपोटेन्यूज पे कितना जाना पड़ेगा? 13 जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है सर ये मेरे पास किसकी वैल्यू है? साइन थीटा की। और साइन थीटा की वैल्यू क्या बताई है? 5/13 बताई है, ठीक है जी। अब ये 5 है वो 13 है, तो ये वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सर? वैसे तो सीधा पता भी है आपको, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर माइनस में कितना? 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा? √169 - 25 कितना बन जाएगा?
अंडर रूट 144 और 144 का रूट जो है सर वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। समझ आ गई ये बात भी आपको कि काम जो है सर वो हमने करना क्या है, क्वेश्चन ने दिया है 5 in 13। क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर में 5 जा रहे हो तो हाइपोटेन्यूज पे कितना जाना पड़ेगा, 13। साइन थीटा की ये वैल्यू होती है। अगला जो काम है सर वो क्या करना है कि यहां से हमें जो है वो क्या बतानी है, पावर बतानी है सर। अब पावर का फॉर्मूला जो है वो हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, 11th में भी जानेंगे कि पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। जिन्हें नहीं पता है कि कैसे होता है वो जानेंगे आने वाले टाइम में। अभी के लिए क्या पता है कि पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी है, तो मुझे यहां से क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स। अब क्या कह रखा है कि बॉडी जो वो कहां जा रही है, अप जा रही है। ऊपर जाते हुए फोर्स बताना है। ऊपर जाते हुए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg इंटू में कितना है, साइन थीटा, और प्लस में कितना है, म्यू कोस थीटा। ये फॉर्मूला जो है ना सर वो हमारे पास है कि फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। अब अगर मैं बात करूं तो मास मुझे पता है, g मुझे पता है, म्यू पता है, साइन थीटा पता है, कमी कोस थीटा की है। कोस थीटा के बारे में बात करूंगा तो कोस थीटा क्या होता है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के साथ वाला जो है वो 12 है, हाइपोटेन्यूज की जगह कितना है, 13। तो वैल्यू जो है वो कितनी बन गई, 12 डिवाइडेड बाई 13 बन गई। इतनी बात भी सही है, वैल्यू पुट कर दो सर। मास की जगह कितना है, 6500 है। जी की जगह कितना है, 9.8 है। साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है सर, 5/13 पता है, प्लस म्यू की वैल्यू कितनी पता है, 1/12। कोस थीटा की वैल्यू कितनी पता है, 12 डिवाइडेड बाई 13 है। हो गया सर सोल्व। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे बात करूंगा ये कितना हो गया, 6500 इंटू में कितना, 9.8। बेटा ये वैल्यू कितनी, 5/13, ये 1/13, तो कितना 6/13। 13 से ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 5 जा 00। ये करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 500 इंटू 6 करूंगा तो 3000 इंटू में कितना, 9.8। ये वैल्यू सोल्व कर ली। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 3 4 जा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 294 और 00, और ये आंसर किस में आ जाएगा, न्यूटन में। समझ आ गई इतनी बात, तो ये करना आ गया। अब पावर बतानी है सर। पावर अगर बतानी है तो सर फोर्स किसके बराबर है, 29400 इंटू में वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 9 किलोमीटर पर आवर है, अपवर्ड मोशन है। ये क्वेश्चन ने कहा था 9 किलोमीटर पर आवर सही नहीं लगेगी सर, तो क्या करना पड़ेगा, 5 डिवाइडेड बाई 18। तो 9 से ये कितने पे गया, 2 पे, तो वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। और ये जो आंसर है सर ये किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक है, 5/2। तो 5 की जगह 5 लिखा, 2 की जगह 2 लिखा। 2 से ये वैल्यू कितने पे गई, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, और 00 हो गया। 00 तो चला ही है, 5 7 जा कितना हो गया, 35। 5 4 जा, ठीक है, यहाँ पे 3 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा। और पावर का आंसर जो है सर वो किस में आता है, वोट में आता है। किलो वोट बनाऊंगा इसका 73.5, और ये आंसर किस में आ जाएगा, किलो वोट में आ जाए। ये काम जो है ना वो आपने करना है। दोबारा देखो कुछ बात ही नहीं है, तो बहुत बेसिक सा सवाल था कि इसमें करना क्या कुछ है आपने। मेन जो बात है वो कल के भी क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 in 13 का मतलब क्या है, कि 5 in 13 का मतलब है सर कि अगर परपेंडिकुलर पे 5 गया हूं तो हाइपोटेन्यूज पे कितना जाना पड़ेगा, 13। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5/13 हमारे पास। ये 5 है वो 13 है, तो सर ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, 12 के बराबर। यहां से क्या भी निकाल दिया, कोस थीटा। एक तो क्या निकाला, साइन थीटा, एक क्या निकाल दिया, कोस थीटा। अब आपको क्या बतानी है, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पहले क्या निकाला, फोर्स, मल्टीप्लाई किससे कर दी, वेलोसिटी से। आंसर किसका आ जाएगा, पावर का। उतार लो फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी, शाबाश। अब क्या करना है, एक वर्ड है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। गौर करें बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करनी है, समझे ध्यान से। सुने बेटा ध्यान से, वर्ड जो वो हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। इसके बारे में आपने काम करना है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की चीजें जो है वो कुछ कैसे हैं, सुने बेटा, सुने ध्यान से, बोलेंगे नहीं। ये जो है हमारे पास क्या है, कोई भी एक सरफेस है। इस सरफेस पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को जो है ना वो रखा हुआ है। सुने, अब आवाज ना करें बेटा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम पढ़ना चाह रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे, सुने ध्यान से। कि सर मुझे जो पता है वो क्या, कि एक सरफेस था, सरफेस पे ऑब्जेक्ट को रख रखा है। इसका वेट जो है वो कहां लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है।
ठीक है, सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या जाएगी, रिएक्शन जाएगी। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या जा रही है, रिएक्शन जा रही है। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया कि ये वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, रिएक्शन जो है वो सरफेस पे कहां जा रही है, परपेंडिकुलर जा रही है। ये बात भी सही है सर। अब आपने क्या करा है, आपने इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया, मान लो आपने इस पे अप्लाई फोर्स कर दिया इस डायरेक्शन में। ये जो काम है सर ये मेरे पास क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स हो गया, और ये अप्लाइड फोर्स जो है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर। इतनी बातें तो हम जानते हैं पहले से, कोई बात ही नहीं है सर इस काम में तो, कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, सरफेस पे रिएक्शन ऊपर की तरफ है, आपने फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो आपको क्या पता है कि सर यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन जो है ना वो पिक्चर में आ रहा होगा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि यहां पे अगर हम बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है सर वो किसके बराबर है, एफ डैश। ये फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर में आएगा और वो कहां करेगा, आपके मोशन को क्या करेगा, अपोज। कि मेरा अप्लाइड फोर्स इस तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरा कहां लगेगा, उस तरफ लग रहा होगा। समझ आ गई है यहां तक की बात है, कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है जी सर। अब अगला जो काम हमने समझना है, इसी डायग्राम को अगर मैं दो फोर्सेस के साथ बनाता हूं कैसे करना है, सुने ध्यान से। हो गया है काम खत्म, कि ये जो है सर ये मेरे पास एक्चुअल में काम था। आपको पता है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या जाती है, रिएक्शन। मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करा, बॉडी वहां जाने की कोशिश करेगी, बॉडी उस तरफ जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कहां लगेगा, मोशन के अपोजिट लगेगा। ठीक है, अब चीजें जो है सर वो हमने क्या समझनी है, सुने ध्यान से। इस तरीके से ये बॉडी थी, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन जा रही है वो तो जा रही है ऐसे। अब एक बात जो मैंने आपको समझाई थी पहले कि सर फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप पैरेलल शिफ्ट देते हैं ना तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये फोर्स यहां पे था, इसको उठा के कहां ले जाऊं, ऊपर, तो भी ये क्या रहेगा, सेम। आगे ले जाऊं तो भी क्या रहता है, सेम। पीछे ले जाऊं तो भी क्या रहता है, सेम। बदलता कब है, जब आप उसको क्या करते हैं, रोटेट। अ वेक्टर चेंजेस व्हेन इट इज रोटेटेड। वेक्टर कब चेंज होता है, जब आप उसको क्या करते हैं, रोटेट। अगर आप उसको पैरेलल शिफ्ट देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही है, तो ये जो है सर ये मेरे पास एफ डैश है, इस एफ डैश को थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर मैं लेकर जाता हूं, समझेंगे ध्यान से कि काम करना क्या कुछ है। इस एफ डैश को मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर ये जो है फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को पैरेलल शिफ्ट अगर देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होता है। समझ आ गई ये बात। अब एक एफ डैश है और एक क्या है, आर। हमने क्या पढ़ा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ रखा है आपने, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के कहां से जाएगा, बीच में से जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां से इस तरीके से जा रहा होगा। इसको रिजल्टेंट को मान लो मैंने नाम दे दिया एक्स। क्या नाम दे दिया, क्योंकि आर तो इसको नाम दे रखा है। ठीक है सर, मैं क्या जानता हूं कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, रिएक्शन। मैंने इस तरफ फोर्स लगाया तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने दो ही फोर्स बना लिए, एक आर बना लिया और एक क्या बना लिया, एफ डैश। दोनों का रिजल्टेंट कहां से गया, दोनों के कहीं बीच में से गया। ये जो एंगल बना है, इस एंगल को हम नाम देते हैं थीटा। इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, थीटा नाम देते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय लेटर थीटा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को किस लेटर से लिखते हैं, थीटा से। ये एंगल है, किसके बीच का एंगल है, नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल है। आर का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और एक्स का मतलब क्या है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किस किस का है, नॉर्मल रिएक्शन का और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। तो थीटा जो एंगल है, ध्यान से समझे, mg तो वेट हो गया, गौर करें बेटा चीजों पे। ये जो वर्ड है सर ये क्या है, वेट है। ये जो वर्ड है सर ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है सर ये मेरे पास क्या है, अप्लाइड फोर्स है, और ये जो है सर ये मेरे पास क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। वो अप्लाइड फोर्स है और ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। इस तरीके से चीजें हमारे पास हैं कि इस तरीके से सर ये जो है ये अप्लाइड फोर्स है, वो जो है सर वो मेरे पास क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, ये काम मैंने कर लिया। मैंने इनमें से एक बात आपको समझाई कि ये फोर्स था, वेक्टर क्वांटिटी था, हल्का सा कहां भेज दिया, ऊपर। तो ये आर था, ये एफ डैश था। इस तरीके से चीजें थी। ये बीच में जो है सर वो क्या जा रहा है, एक्स जा रहा है। एक्स का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन का और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्या है, रिजल्टेंट है। थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, एंगल है किसके बीच में, आर और एक्स के बीच का। आर क्या होता है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। एक्स क्या है, रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट है, आर और एफ डैश का। आर का मतलब नॉर्मल रिएक्शन और एफ डैश का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, अब अगर मैं छोटी सी बात और तुम्हें बताऊं कि इस एफ डैश को और ऊपर की तरफ अगर मैं भेज दूं, इस तरीके से और शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ सर, ये जो वो यहां पे जो है वो हमने इसको एफ डैश को और कहां भेज दिया, ऊपर की तरफ भेज दिया।
तो ये दोबारा से नाम जो है वो क्या रहेगा, एफ डैश रहेगा। ये एंगल के सामने वाले को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, साथ वाले को क्या कहते हैं, बेस। तो अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू लिखूं तो टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर की जगह है एफ डैश, बेस की जगह कितना है आर, और एफ डैश बाई आर जो है सर वो किसके बराबर है, म्यू के बराबर है। एफ डैश डिवाइडेड बाई आर, एफ डैश बाई आर किसके बराबर है, म्यू। तो टेन थीटा किसके बराबर है, म्यू के। अगर आपको याद है तो म्यू को आपने टेंजेंट ऑफ अल्फा भी लिखा था, क्या भी लिखा था, टेंजेंट ऑफ अल्फा भी लिखा था एंगल ऑफ रिपोज के टर्म में। तो टेन थीटा जो है सर वो किसके बराबर आ रहा है, टेन अल्फा के बराबर। टेन से टेन कंपेयर कर देंगे तो थीटा किसके बराबर है, अल्फा के। सवाल पूछा जाएगा कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है, पहले डेफिनेशन बता चुका हूं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है अब बता दिया है। रिलेशन बताओ उनके बीच में, वो दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दोबारा देखें, ध्यान से समझे, काम समझ में आ जाएगा। उतारने वाले थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा बस। काम जो वो क्या करना है सर, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या जाती है, रिएक्शन जाती है। मैंने फोर्स ऐसे लगाया, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। मैंने यही दो डायग्राम बस बना लिए कि ये जो है सर मेरे पास आर है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको मैंने हल्का सा क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। फ्रिक्शनल फोर्स को यहां भेज दिया, ये आर है। आर और एफ डैश का रिजल्टेंट दोनों के कहां से जाएगा, बीच में से जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इट इज एंगल बिटवीन आर एंड एक्स। आर का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। एक्स का मतलब क्या, रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट, एफ डैश का और किसका, आर का। ये काम मैंने कर लिया। नेक्स्ट जो काम है सर, ये एफ डैश को और ऊपर भेजा तो ये बन गया, सोल्व कर लिया, इस तरीके से आ गया। हेडिंग डालो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ब्रैकेट में लिख लो थीटा, और लिखना शुरू करें इसके अंदर। हेडिंग डालें एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ब्रैकेट में लिखेंगे थीटा। इट इज एंगल बिटवीन, पहले डेफिनेशन लिख लें उसके बाद उतार लेंगे। इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ, इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन का और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है उसका नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। समझ आ गई ये बात आपको। अब ये सारा डाटा जो है वो उतार लीजिए, और यहां पे ये कंक्लूजन भी आपने निकाल दिया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर है, किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिपोज के। कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर है किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है सर। कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। उतारें इस काम को, क्वेश्चन लिखें फिर। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, एक ब्लॉक है, फ्रिक्शन के बेसिक सवाल करवा रहा हूं। एक ब्लॉक है जिसका मास कितना दे रखा है, 2 kg का, इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 2 kg, इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, FLOOR। The coefficient of static friction is 0.4. Coefficient of static friction is 0.4. A force of friction ये गलत लिख रखा है इसने। A force of friction काट दो वर्ड, a force of 2.5 न्यूटन, a force of 2.5 न्यूटन, force of 2.5 न्यूटन, force of 2.5 न्यूटन, force of 2.5 न्यूटन, force of 2.5 न्यूटन is applied on the block. Force of 2.5 Newton is applied on the block. Force of 2.5 Newton is applied on the block. Force of 2.5 Newton is applied on the block. Calculate the force of friction. Calculate the force of friction.
नहीं समझ में आई बात क्या कह रहा हूं? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये क्वेश्चन जो है ना वो आपने करना है। इस तरीके से जो डाटा है ना वो क्वेश्चन ने दे रखा है कि सर हमारे पास ये क्या है, एक ब्लॉक है, गौर करें बेटा, ये जो है हमें क्या दे रखा है, ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर आपने किसको रख रखा है, एक ब्लॉक को रख रखा है। ब्लॉक का मास कितना है, 2 किलोग्राम है। ब्लॉक का मास है 2 किलोग्राम। इस ब्लॉक पे आपने फोर्स लगा दिया कितने का, 2.5 न्यूटन का। बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, ये आपका सवाल है। सर फ्रिक्शनल फोर्स अगर बताना है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है एफ डैश से लिखा जाता है, और एफ डैश का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, म्यू इंटू आर के बराबर है। हमें क्या बताना है, फ्रिक्शनल फोर्स। आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ फ्रिक्शन में मैंने पढ़ाया है कि एफ डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, कि एफ डैश जो है सर वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल में आप काम करते नहीं है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड लाते हैं जो क्या होता है, इस तरीके से पढ़ रखा है आपने, ये वर्ड समझा रखा है आपको कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड आया जिसको हमने क्या कह दिया, म्यू जो है वो कह दिया। तो एफ डैश किसके बराबर है, म्यू इंटू आर के बराबर है। लॉजिकल है, यहां तक की बात है। अगली जो बात है सर जो हमें क्या पता है, सर जब भी मास पता होता है तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। वेट जो है सर वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया mg। सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या जाती है, रिएक्शन जाती है। सरफेस पे परपेंडिकुलर रिएक्शन जाती है तो सर ये जो वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी, आर की हो जाएगी। पता है आपको ये सारी बातें। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या जा रही है, रिएक्शन। अब आपको क्या पता है, यहां पे अगर बैलेंस करेंगे तो आर किससे बैलेंस हो रहा है, mg से। इंक्लाइंड प्लेन में आर किससे बैलेंस होता है, mg कोस थीटा से, और यहां पे किससे बैलेंस हो रहा है, वो खाली mg से बैलेंस हो रहा है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, म्यू आर की वैल्यू किसके बराबर है, mg के। म्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, 0.4, m कितना है 2, और g कितना है, ये कितना हो गया सर 8 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है बेटा वो किसके बराबर आ गया, 8 न्यूटन के। समझ आ गई ये बात आपको, ठीक है। क्या फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन हो सकता है, यहां पे मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि इस एसी को चलने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 10 न्यूटन। मैंने 1 न्यूटन का लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स कितने का, 1 का ही लगेगा, ठीक है। आप जो है वो क्या देख रहे हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आंसर कितना आ रहा है, 8 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है, 8 न्यूटन का। लेकिन जब आप अप्लाइड फोर्स कितने का लगा रहे हो, 2.5 का, तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर रहेगा या उससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। एक छोटी सी बात समझो कि बॉडी को चलने के लिए रिक्वायरमेंट कितने की है, 8 न्यूटन की। तुमने जो लगाया वो कितने का, 2.5। तो बॉडी चलेगी तो है नहीं, नहीं चलेगी तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है, ये बात लिखनी है आपने, इसीलिए तो करवाया है कि फ्रिक्शनल फोर्स या तो छोटा होता है या बराबर होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के। अप्लाइड फोर्स कितना है बेटा यहाँ पे, 2.5। तो क्या फ्रिक्शन 8 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके ही बराबर होगा, 2.5 न्यूटन के बराबर होगा। समझ आइए ये बात आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट लग रहा है। आयुष क्लियर है आपको चीजें, आपको ये पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स एफ डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या आया, म्यू। तो म्यू आर, आर को बैलेंस किसने करा, आर को बैलेंस करा सर mg ने। उसके हिसाब से आंसर कितना आया, 8 न्यूटन। इसका मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 8 न्यूटन। लेकिन आप अप्लाई कितने का कर रहे हो, सिर्फ 2.5। तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के या तो बराबर होता है या उससे क्या होता है, छोटा। तो 8 न्यूटन तक जो है वो तो वैल्यू क्या रहेगी, उसके हिसाब से चलेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितने का ही होगा, 2.5 का ही होगा। समझ आइए ये बात। लिखें, क्वेश्चन लिखें, आवाज नहीं करो बेटा, लिखो शांत हो। लिखें जी, अ मास ऑफ 4 kg, एनसीईआरटी का सवाल है। अ मास ऑफ 4 kg रेस्ट्स ऑन अ मास ऑफ 4 kg, मास ऑफ 4 kg रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मास ऑफ 4 kg rests on a horizontal plane, rests on a horizontal plane. The plane is gradually increased, the plane is gradually increased, plane is gradually increased until an angle of 15 degree, until an angle of 15 degree। बेसिक सा सवाल है, करवा भी रखा है पहले। until an angle of 15 degree with the horizontal, with the horizontal
द मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, द मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, द मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोई बात ही नहीं है सर, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो एक बार करो इस सवाल को, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू बतानी है। ये वैल्यू किसकी दे रखी है बेटा, एंगल ऑफ रिपोज दे रखा है, अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है, और अल्फा की वैल्यू अगर मुझे पता है, बिल्कुल सर, आपको क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कि आपने एंगल ऐसे बनाया है, सुने ध्यान से, आपने एंगल जो है वो ऐसे बनाया है कि ऑब्जेक्ट खुद ब खुद कहां आना शुरू कर जाता है, नीचे। तो ऑब्जेक्ट अगर खुद से नीचे आना शुरू करता है तो सर ये एंगल जो कहलाता है, इसको क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। और एंगल ऑफ रिपोज इज डिनोटेड बाय लेटर अल्फा। किससे लिखते हैं इसको, अल्फा से लिखते हैं। म्यू बताना है, कोई बात ही नहीं है सर, कि म्यू अगर बताना है तो फॉर्मूला जो है सर वो क्या होता है, टेंजेंट ऑफ अल्फा। सवाल क्यों करवा रहा हूं, ताकि आपको बता सकूं, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में बोला था 10 15 की वैल्यू निकालनी बताऊंगा। तो टेंजेंट ऑफ 15 और टेंजेंट 15 की वैल्यू लगभग 0.26 कह लो या 0.27 कह लो, बात का मतलब एक ही है। ठीक है, ये काम जो है ना वो ऐसे है। अब शांत होकर समझेंगे कि सर हमें 10 15 की वैल्यू हमें तो नहीं पता होती, तो 10 15 हम निकालेंगे कैसे। तो हम जो हैं 10 15 अगर निकालना चाहते हैं तो हाउ कैन वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 10 15। मैथ्स का छोटा सा फॉर्मूला है कि 10 15 को अगर मैं लिखना चाहूं तो टेंजेंट 45 माइनस का 30 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है सर इस काम में? 15 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस का 30। क्यों लिखा 45 माइनस 30, 25 माइनस 10 लिख लो, क्योंकि 45 की भी वैल्यू पता होती है और 30 की भी पता होती है। इस तरीके से लिखना चाहें तो 60 माइनस का 45 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 60 माइनस का 45, क्योंकि हमें ये दोनों वैल्यूज भी पता होती हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों के पास मैथ है वो तो पढ़ लेंगे इस फॉर्मूले को, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला है टेंजेंट ए माइनस बी का। ये ए है और वो जो वर्ड है वो क्या है, बी। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है सर, क्या फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला होता है सर आपके पास। ठीक है, कि काम जो है सर मुझे क्या चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए टेंजेंट 15 की। टेंजेंट 15 मुझे नहीं पता है तो ये फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, 11th क्लास का फॉर्मूला है ये। ठीक है, 10th लेवल तक यूज नहीं होता है। 15 है तो 15 को क्या लिख लिया, 60 माइनस 45। सर मैं तो 45 माइनस 30 लिखूंगा तो भी काम सेम है, आंसर तो उससे भी सेम आएगा। काम जो है वो क्या करना है सर, जहां ए लिखा है वहां क्या लिख दो 60, जहां बी लिखा है वहां क्या लिख दो 45। तो ए की जगह 60 लिखूंगा तो टेंजेंट ऑफ 60 माइनस का टेंजेंट ऑफ 45, ये काम हमने कर लिया, डिवाइडेड बाई ए की जगह 60, बी की जगह कितना 45, 1 प्लस tan ऑफ कितना हो गया 60 और इनटू में कितना हो जाएगा टेंजेंट ऑफ 45। कोई इश्यू है सर इस काम में? ठीक है, कि सर हमने करना क्या है, ए की जगह जो है वो 60, बी की जगह कितना रख लिया 45। 10 60 कितना होता है बेटा, √3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई √3 और प्लस का कितना हो गया 1। ये वैल्यू है सर। अब आप यहां कैसे पहुंच गए, वो कोई बड़ी बात ही नहीं है सर, कि 1.73 ये वैल्यू √3 की है डिवाइडेड बाई 1.73 और प्लस में कितना है 1। इसकी वैल्यू जो है सर वो कितनी है 0.73 डिवाइडेड बाई कितना 2.73। इन वैल्यू को अगर डिवाइड करूंगा तो लगभग आंसर कितना ही आ जाएगा 0.26 आ जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जिनके मन में क्यूरियोसिटी है कि 10 15 आया कैसे, नहीं तो एक छोटी सी बात 10 15 की वैल्यू 0.26 होती है। समझ आ गई ये बात आपको? ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। दोबारा देख लोगे कि टेंजेंट 15 चाहिए सर, 2 क्वेश्चन में यूज कर चुके हो, बार बार पूछा जा रहा है। तो रक्षित भाई इस तरीके से आप 10 15 निकाल सकते हैं। उतार लो फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी शाबाश। चलो जी लिखें ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड, लिख लो बेटा लिख लो भाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the ground, coefficient of friction between the ground and wheels of a car, coefficient of friction between the ground and wheels of a car moving on a horizontal road, moving on a horizontal road is 0.5. Coefficient of friction between the ground and wheels of a car moving on horizontal road is 0.5. ठीक है, इफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.5, रोड
व्हील के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन है, और वो फ्रिक्शन कितने का है, 0.5 का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है। ठीक है। इफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट मिनिमम डिस्टेंस इन विच इट एक्वायर्स what is minimum distance in which it can acquire speed of 72 kilometer per hour, take g is equals to 10 meter per second square। ये काम जो है ना सर वो दिखा रखा है, म्यू दे रखा है, यू दे रखा है, वी दे रखा है, जी दे रखा है। आपने क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस बताना है जिसमें वो इतनी स्पीड जो है वो कवर कर सके। ये आपका सवाल है सर। तो चीजें जो हम आपने बढ़ानी कैसे हैं, समझे ध्यान से सर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, सुनो ध्यान से, काम करना क्या कुछ होगा। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.5 है। ठीक है। यू जो है वो 0 है, ये 72 किलोमीटर पर आवर, ये तो नहीं चाहिए सर। इसको 5/18 कर लूंगा तो 18 से कितने पे जाएगा, 4 पे, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20। तो ये आंसर कितना आ गया सर, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ओके सर, इतनी बात तो कि 72 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को अगर मैं सोल्व करूं तो सर आंसर किस में चला जाएगा, मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगली जो बातें हैं सर उनके बारे में अगर हम कंसेप्ट को देखें, ध्यान से गौर कर रहे होंगे कि चीजें जो है सर वो आगे हमने करनी क्या है कि सर v पता है, u पता है, s निकालना है। तो इक्वेशन तो क्या लगानी पड़ेगी, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2as। v पता है, u पता है, s तो निकालना है सर। किसी तरीके से अगर क्या निकाल दूं, एक्सेलरेशन निकाल दूं तो मेरा सवाल खत्म हो जाएगा। सही है। तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, गौर कर रहे होंगे कि सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर है, 2as। वी यू तो पता है, एस निकालना है। चाहिए क्या, ए चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ग्रेविटी ले लो। भाई गाड़ी चल रही है, गाड़ी नीचे थोड़ी गिर गई खाई में। ठीक है। जी की वैल्यू तो कब लेंगे, जब गाड़ी जो है वो फ्री फॉल कर रही हो। गाड़ी फ्री फॉल थोड़ी कर रही है, गाड़ी तो कहां चल रही है, रोड पे चल रही है। अब रोड पे अगर चल रही है तो सर क्या भी दे रखा है, फ्रिक्शन भी दे रखा है। तो अरेंजमेंट जो है वो कुछ कैसी है, इस तरीके का काम है कि गाड़ी जो है वो इस तरीके से है। हमें क्या पता है, वेट कहां लगेगा, नीचे। जो रिएक्शन है वो कहां जाएगी, ऊपर की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, इस तरीके से काम होगा। तो अगर हम काम करें तो फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, म्यू इंटू mg। इसको ओवरकम करना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास से क्या कैंसिल हो जाएगा, मास। तो एक्सेलरेशन बतानी है तो सर एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, म्यू इंटू जी के बराबर हो जाएगी। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, म्यू इंटू जी। इतनी एक्सेलरेशन तो आपको बॉडी को देनी पड़ेगी। म्यू कितना दे रखा है, म्यू mg कहां से आया, ये एक सवाल करवाया तो मेरे भाई। फ्रिक्शनल जो है वो किसके बराबर है, म्यू आर के बराबर है। आर की जगह क्या लिखोगे, mg। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू mg। ठीक है। यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रोड दे रखा है और उस पर क्या खड़ी है, गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया म्यू mg, ये म्यू इंटू जी। जी की जगह कितना है, 10। तो वैल्यू कितनी बन गई सर, 5 बन गई। हो गया सवाल खत्म। क्या रह गया सर, तो v की जगह सर कितना है, 20 का स्क्वायर। u की जगह कितना है, 0। 2 की जगह 2, a की जगह कितना है सर, 5 है। इनटू में कितना है, s। तो ये तो खत्म हो गया। ये कितना हो गया, 400। इस वैल्यू को सोल्व करा तो कितना हो गया, 10, और इनटू में कितना हो गया, s। 0 से 0 गई तो डिस्प्लेसमेंट जो है कितनी आ गई सर, 40 मीटर। 40 मीटर का डिस्टेंस जो है वो गाड़ी कवर करेगी, तब जाके उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। समझ आ गई ये बात। ठीक है। उतारो इसको, कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछें।